जब आपने डेब्यू किया उस टाइम विराट भी और रोहित भी अभी आ गए थे, तो उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या रहता था? ड्रेसिंग रूम का माहौल तो एकदम अच्छा था क्योंकि रवि शास्त्री भी थे उस टाइम पे। उस टाइम पर ये आईपीएल ने ये अच्छा कर दिया था कि जो पहले होता था कि डोमेस्टिक से आप सीधा इंडिया खेलते थे, वो एक गैप कम हो गया। तो अब आप सारे इंटरनेशनल प्लेयर से, सारे जो भी इंडिया खेल रहा है, आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो। जूनियर क्रिकेट में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स तो देखो क्रिकेट में नहीं, हर जगह ही है। हमारे यहाँ ये अच्छा है रेलवेज में कि हमारे पास जूनियर क्रिकेट नहीं है, तो इतनी पॉलिटिक्स का कोई वो नहीं है चांस। बहुत बड़ी चीज़ है रेलवे से खेलना, क्योंकि थैंक्स टू बीसीसीआई कि उन्होंने सारा टेक केयर कर लिया। वरना जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो हमको फ्लाइट तो मिलती नहीं थी, हमको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता था, हमको अभी भी डोमेट्रीज में रुकना पड़ता है। और भैया थोड़ा सिलेक्शन का भी बीच में रहता था ना कि रेलवे से आईपीएल वगैरह बहुत कम जने बहुत खेले कम थे। लोग खेले आईपीएल, पर आप रेलवे से खेल के आपको दुनियादारी पता लग जाती है। जब आपको मेडन कॉल आई इंडिया टीम के लिए, कैसा फील हो रहा था? हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मनजोत कालरा। आज हम मेरे साथ एक रेलवेज के ऐसे प्लेयर जिन्होंने इंडिया के लिए अपना डेब्यू 2014 में ही कर लिया था और जिनके नाम पे 4 आईपीएल ट्रॉफीज भी हैं एज अ प्लेयर। सो लेट्स वेलकम करण शर्मा। जैसे हम सभी लोगों को क्रिकेट से बहुत प्यार है और उसी तरह ही हम लोगों को एक चीज से उससे भी ज्यादा प्यार है और वो है अपनी गाड़ी। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मेरी सबसे ट्रस्टेड शॉप पे। बेस्ट ऑटो एक्सपर्ट इज़ अ डिटेलिंग स्टूडियो एंड आपको इसके साथ साथ बहुत सारी एसेसरीज भी मिल जाएंगी यहाँ पे, जैसे कार परफ्यूम हो गया और उसी के साथ साथ आप लोग अपना सेरेमिक और पीपीएफ कोटिंग भी करा सकते हैं। मैं तो इन लोगों के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ और आप लोग भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे आके मेरा कूपन कोड यूज़ करके 20MK। Remember this moment, Manjot, and he delivers with 100 in style. क्या आप लोग करना चाहते हो अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को एनहेंस? तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक वेबिनार और उसके साथ एक 1-on-1 सेशन। और 1-on-1 सेशन में हम बात करेंगे आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स, चांस, हेड पोजीशन और क्रिकेट से जुड़ी और भी बातें। एंड 1-on-1 सेशंस वाले प्लीज कीप योर वीडियोस रेडी स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। फॉर रजिस्ट्रेशन चेक आउट द लिंक गिवन इन द बायो। वेलकम टू द शो भैया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। और कैसे हो भैया आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू भैया, आप आए इतनी दूर से, आपने टाइम निकाला। नो प्रॉब्लम भैया तो आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत लकी हो और आपकी मेहनत भी बहुत काम आई कि आप इंडिया के लिए आपने तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन तीनों फॉर्मेटों में आपकी सबसे हैप्पीएस्ट मेमोरी क्या थी अभी तक की? ये ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर, सारे क्रिकेटर जो भी स्टार्ट करते हैं उनको कंट्री रिप्रेजेंट करना होता है, उनका ड्रीम रहता है, उनका भी और उनकी फैमिली का भी और उनके जितने भी वेल विशर्स रहते हैं। तो मेरा भी यही था कि टेस्ट मैच खेलूँ, इंडिया रिप्रेजेंट करूँ, T20 खेलूँ, वनडे खेलूँ। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, स्पेशली टेस्ट मैच डेब्यू करना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया। वो बहुत कम प्लेयर्स को मिला एज अ स्पिनर, हाँ जी। जो आप प्रेफर नहीं करते कि ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करो, मतलब पर आई एम वेरी हैप्पी एंड बाय गॉड ग्रेस के मुझे डेब्यू करने का मौका मिला। एक टेस्ट क्रिकेट का रहता है ना भी एक एज अ क्रिकेटर की, हाँ वो खेलना है, क्योंकि आजकल के टाइम पे मुझे नहीं लगता बहुत लोगों की ये सोच है कि टेस्ट क्रिकेट खेले वो। आपको लगता भी है ऐसा? नहीं, ऐसा हो गया है, बट असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है। किसी से भी आप पूछोगे 5 दिन आपको सुबह 9 to 5 रहना है और उसमें आपको क्या सिचुएशन आती है, कैसा फॉर्मेट रहता है, क्या बॉलर हैं, कौन से टाइम पे स्विंग होता है, कौन से टाइम पे बॉल डालनी है, तो बहुत सारी सिचुएशन है जो टफ बनाती हैं आपको। तो इसलिए इसको टेस्ट क्रिकेट बोला जाता है। वही बात है ना, ये एक ही दिन में बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। बॉल घूम भी है, स्विंग भी हो रही है, बहुत कुछ होता है उसमें। तो भैया आपका पर्सनली आप कौन से फॉर्मेट का कि आप प्राउड फील करते हो कि आप ये खेलो? नहीं, ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर है, बिल्कुल भी। बट आज की जनरेशन में देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, इंडिया में इंडिया रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी चीज़ है। वेदर आप T20 खेलो, वनडे खेलो, और चाहे आप टेस्ट क्रिकेट खेलो, कंट्री खेलना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। भैया मेरे हिसाब से आज के टाइम में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि आईपीएल, ऑल थैंक्स टू आईपीएल एंड बीसीसीआई की, जिन्होंने इतना कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन लाए अपने। और भैया जब आपने डेब्यू किया उस टाइम विराट भी और रोहित भी अभी आ गए थे, बट उनको उस टाइम पे कहा गया था कि वो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है और वो बाद में जाके दिखा भी। तो उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या रहता था?
नहीं, ड्रेसिंग रूम का माहौल तो एकदम अच्छा था क्योंकि रवि शास्त्री भी थे उस टाइम पे, वो हेड कोच थे, तो बहुत अच्छा ड्रेसिंग रूम का माहौल था उस टाइम पर। ये आईपीएल ने ये अच्छा कर दिया था कि जो पहले होता था कि डोमेस्टिक से आप सीधा इंडिया खेलते थे, वो एक गैप कम हो गया। तो अब आप सारे इंटरनेशनल प्लेयर से, सारे जो भी इंडिया खेल रहा है, आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, तो वो सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। तो एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। और वो जो टेस्ट मैच हम लोग, जो टेस्ट मैच में डेब्यू किया, उसमें हम लोग अराउंड 300 चेस करने वाले थे, तो विराट ने यही बोला था कि हम लोग इसको चेस करने जाएंगे। तो उससे बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिविटी थी ड्रेसिंग रूम में। एक वो थी टीम में, एक जज्बा बना रहा था कि हाँ जाना ही तो जाना। हाँ, क्योंकि उनके कैप्टन जब उधर टेस्ट मैच में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई थी भैया, तो हाँ। क्या चेंजेस लगे, किससे फ़ायदा हुआ टीम को? एक तो अप्रोच तो सबका सेम, डिफरेंट, एक्चुअली डिफरेंट कैप्टन का डिफरेंट अप्रोच रहता है। पर वो जो जब से वो उसने जो बोला कि हमको 300 वो चेस करने जाना है, वो भी 4th इनिंग्स में, वो डिफ़िकल्ट है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, बट उससे काफ़ी कुछ अच्छा, मतलब अच्छा, एक तो आपका ड्रेसिंग रूम में वो इंडिकेशन अच्छा आता है कि आप चेस करने जा रहे हो वो चीज़। और भी आई गेस जब आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया था T20 में, और उससे पहले ही इंडिया की टेस्ट सीरीज चल रही थी वहाँ पे, जब विराट भैया का स्ट्रगल चल रहा था वहाँ पे थोड़ा सा जिमी एंडरसन के अगेंस्ट। तो भैया जब आप वहाँ पे गए, लाइक एक एज अ प्लेयर देखी जाता है एक प्लेयर क्या फेस कर रहा है, तो कैसे थे वो उस टाइम पे? वो तो सबको दिखा, उन्होंने एक कमबैक बहुत ही अच्छा करा। पर उस टाइम पे, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा लगा ही नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है उस टाइम। जब चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे उसका ग्राउंड वर्क हो, चाहे उसका जिम वर्क हो, आई थिंक जो प्रिपरेशन वो कर रहा था, भले उसने परफॉर्मेंस नहीं किया उस टाइम, बट वो जो परफॉर्मेंस उसके, जो वनडे के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, फिर T20 के लिए प्रिपेयर किया, ऐसा लगा ही नहीं कि वो आउट ऑफ टच है। तो वो मेहनत उतनी ही मेहनत उतनी चल रही थी, मतलब उसने कभी लगने भी नहीं दिया कि एज अ टीममेट्स के वो डाउन है या आउट है, बट ऐसा कभी लगने नहीं दिया। और आपने भैया जब इंग्लैंड में क्रिकेट खेला, इंग्लैंड में मैं भी खेला हूँ भैया, तो वहाँ पे वेदर कंडीशंस काफ़ी अलग रहती है, तो अब क्या डिफरेंट लगा वहाँ पे खेलने के बाद? एक तो विंडी रहता है, और एज अ स्पिनर कभी कभी थोड़ा चैलेंज रहता है बॉल डालना। अगर आपका थोड़ा सा सन आउट नहीं है तो आपको बड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि वो हवा चलता है, ठंडा हो जाता है, फिंगर्स आपके नम हो जाते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंग्लैंड में खेलने में। तो अब तो आएगा भैया, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा, फिंगर नम हो रही है, अब वो पॉकेट में रखने वाला है, वो sand हैंड आता है, वार्मर, hand सैंड warmers से आता जो होती है। हाँ, हैंड वार्मर्स आते हैं, पर उस टाइम भी थे, बट ये था कि थोड़ा सा आप, अब जब आप फर्स्ट टाइम जाओ इंग्लैंड में खेलो अगेंस्ट इंग्लैंड टीम, तो चैलेंजेस तो रहते ही हैं। एंड भैया विकेट में एक डिफरेंस देखा था, वहाँ ऑल टाइम ग्रास रहती रहती है विकेट पे। पर मैंने T20 और वनडे में था तो इतना ग्रास नहीं था उस टाइम। वनडे में थोड़ा बहुत ग्रास था, पर T20 में तो एकदम फ्लैट विकेट था। बट फ्लैट विकेट भी वहाँ पे अच्छा बाउंस रहता है, अच्छा विंड कंडीशंस को वो लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ के फ्लैट विकेट पे और वहाँ के फ्लैट विकेट में डिफरेंस तो है भैया। डिफरेंस है, बट वहाँ के विंड बहुत ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट करती है विंड, कि अगर आप विंड किस तरफ से बॉल डाल रहे हो, किस तरफ से बैटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इतना विंडी का भी ज़्यादा स्टेडियम में है नहीं, पर वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेडियम थोड़ा सा ओपन है, तो वहाँ पे विंड ज़्यादा चलता है। तो भैया ये तो आपकी डेब्यू की बात है, जब 2014 में आपने करा, तो भैया उससे पहले आप जो सारी क्रिकेट है वो रेलवे से खेले, एंड जब आपको मेडन कॉल आई इंडिया टीम के लिए, कैसा फील हो रहा था भैया उस टाइम पे? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा था। उससे पहले हम लोग इंडिया ए टूर के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ए टूर में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ए, साउथ अफ्रीका और अच्छा, वो इंडिया इंडिया ए टूर था। हाँ जी। तो उसमें हम लोग चैंपियन हुए, हम लोग जीते उसमें टूर में। और उसके बाद ही शायद टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने वाली थी, उसके बाद टीम बनने वाली थी वनडे सीरीज़ और T20 की। तो हम लोग लैंड हुए, उसके बाद 1-2 दिन के बाद मैं घर में टीवी देख रहा था, तो कॉल आनी शुरू हुई कि मेरा वनडे टीम में और T20 टीम में हुआ है। तो बहुत अच्छा, जो ड्रीम किया था फैमिली ने, मैंने, तो पूरा हुआ, तो बहुत अच्छा खुशी थी उसमें। और क्या एज थी भैया जब आपका डेब्यू हुआ था? मेरा 2000 आई थिंक 25-26 था मैं। 25-26 में। ठीक है। और आपका भैया इंडिया टीम में सबसे अच्छा उस टाइम जब आपने डेब्यू किया, ऑब्वियसली कुछ प्लेयर इंडिया ए से भी आएंगे पहले से जिन्हें जानते हो, बट सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बन गया था? ये काफ़ी लोग थे, मोहित था, भूवी साथ का था, भूवी मेरठ से ही है, तो मैं भी साथ, हम लोग साथ काफ़ी प्रैक्टिस किए। तो भूवी था, मोहित था, बाकी सब सुरेश रैना, ये लोग सब यूपी के ही हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी से जान पहचान थी। और आईपीएल, मैंने जैसे बताया कि आईपीएल ने सब कुछ, ये गैप है बहुत कम ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट, कि जब आप जो चीज़ आप इंडिया टीम में जाके ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो आप पहले ही आईपीएल में ड्रेसिंग रूम शेयर किए होते वो बॉन्डिंग हैं। वो बॉन्डिंग स्टार्टिंग से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे आपको लगता है कि एग्रेसिव क्रिकेट खत्म हो गई है थोड़ी, जो पहले रहता था एग्रेशन? नहीं, आप कंट्री के लिए जब खेलो तो अग्रेशन तो रहता ही है। जब आप कंट्री रिप्रेजेंट करो तो आप वो
प्राउड फीलिंग होती है वो, और वो हर जने को मिलती नहीं है। तो वो मतलब ये तो मेरा क्वेश्चन ही था, ये रील वाला जो देखते नहीं आते हैं क्रिकेट देन वर्सेस क्रिकेट नाउ, वो जो नहीं, कंपेयर ऐसा नहीं करते है, ऐसा नहीं है, बट हाँ जब आप कंट्री को प्रेजेंट करते हो ऑलवेज यू फील प्राउड। हाँ वो, और ग्राउंड पे तब दिखता भी है अभी जाते हुए ना कि क्या करना है, वो एग्रेशन अपने जब आप ही आ नेशनल जाता है एंथम थोड़ा। होता है, जब वो गूज बम्स होते हैं, तो आपको बहुत प्राउड फील होता है। एंड भैया एक चीज़ और, जैसे आज के टाइम पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड हर एक पोजीशन पे हर बैट्समैन की कुछ ना कुछ है, एक रिप्लेसमेंट के लिए होता है कोई ना कोई ऑप्शन। तो पर्सनली आई फील कि भैया आपको और भी चांसेस मिलने चाहिए थे जो नहीं मिले, बट आपको क्या लगता है इस बारे में? उसके लिए तो देखो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैंने तो जितना अपनी तरफ से एफर्ट दे सकता था दिया मैंने, वो सिलेक्टर और मैनेजमेंट के हाथ में था। बट ठीक है, जो मिला आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, गॉड ग्रेस। बट मैं खुश हूँ कि पर अभी भी मेरे को जो मुझे मोटिवेट करता है रोज़ सुबह उठ के ग्राउंड जाना, प्रैक्टिस करना, वो यही है कि मैं कंट्री दोबारा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मेरा एम वही है, वही मुझे मोटिवेट करता है ईच एंड एवरी डे, कि जाके ग्राउंड जाना, अपना वो हार्ड जार्ज डालना, ग्राउंड में जिम करना, रनिंग करना, ट्रेनिंग करना, और 100% करना। तो मेरे को अभी भी एम वही है। मतलब उससे थोड़ा भी वो क्या रूटीन में कोई चेंजेस नहीं आया, मेहनत उतनी ही चल रही और मुझे एक चीज़ सीखे इतना खेलने के बाद, कि आपके हाथ में जो है आप वही करो। अब बाकी बाहर वाली चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं है, प्रोसेस और कमिटमेंट और हार्डवर्क वही आपके हाथ में है भैया। और आई गेस वो रुकनी भी नहीं चाहिए जब तक खेल रहे है। हो। जब तक खेल रहे हो, मुझे लगता है रुकनी भी नहीं चाहिए। अगर आपका मोटिवेशन ही चला गया तो आप कैसे सुबह उठ के क्या सोच के उठोगे, या क्या आपका दिन का रूटीन रहेगा, कैसे करोगे, फिर कुछ भी नहीं रहेगा। कि भैया ऐसे जो मेरे कोच थे सुरेश बत्रा सर, लाइक उनकी डेथ हो गई है अभी तो, पर वो यही कहते थे कि एक चीज़ बता दो कि क्रिकेट के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम है कि नहीं है। एग्जैक्टली। तो जब तक वो खेल रहे हो तो उसमें पूरी जी जान लगा दो, या तो साइड में तुम काम कर रहे हो कुछ कर रहे हो तब तो समझ भी आता है कि हाँ दूसरी चीज़ वो करनी है। बट यही है कि यही रहता है कि दिन सुबह उठ के यही रहता है कि आज अपना 100% देना, रिजल्ट जो भी हो, बट मेरे हाथ में जो है वो मैं 100% दूँ। एंड जैसे मैं अभी ये बात कर रहा था कि हर पोजीशन का क्रिकेट में एक ना एक ऑप्शन आ रहा है भैया, क्या रीज़न है कि जैसे कुछ प्लेयर्स को बहुत जल्दी भी ड्रॉप कर दिया जाता है, तो एक मैच से क्या जज कर लेना चाहिए किसी को? देखो ये तो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के ऊपर है, इसमें हम और तुम कुछ नहीं बोल सकते। बट ये है कि मतलब एटलीस्ट अगर आप किसी को चांस दे रहे हो तो एटलीस्ट उसको 4-5 मैच का चांस मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ताकि वो कुछ दिखा भी पाए। हाँ, एटलीस्ट उसको भी लगे कि मुझे पूरा चांस मिला, मैंने परफॉर्म नहीं किया, और अगर असना अच्छा गया तो देन ही शुड कैरी। पर्सनली भैया मेरे को ये लगता है कि एक प्लेयर को भैया बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं खेलता रहूँगा, तो थोड़ा है कि उसमें थोड़ा जिगरा खुले जिसे कहते हैं, कि अंदर जाके परफॉर्म कर पाए वो। हाँ, ये तो है ऑब्वियसली, तो आपके मैनेजमेंट कैप्टन आपको कैसे बैक करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यही है कि आप अब वो अगर आपने 1-2 मैच में क्लिक कर दी तो दैट्स योर लक आप, बट उसमें बैकिंग बहुत ज़रूरी है। भैया आजकल के टाइम पे जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में, स्टेट वगैरह में, सीनियर नहीं कहूँगा, जूनियर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। लाइक बाकी स्टेटों का नहीं मालूम, मतलब मैंने जो थोड़ा देखा है, थोड़ी बहुत तो भैया हर जगह ही चलती है। आपको लगता है ये? पॉलिटिक्स तो देखो अब क्रिकेट में नहीं, हर जगह ही है, ऐसा नहीं है। बट हमारे यहाँ ये अच्छा है रेलवेज में कि हमारे पास जूनियर क्रिकेट नहीं है, तो इतनी पॉलिटिक्स का कोई वो नहीं है चांस। एंड बस यही होता है ना, जो जॉब कर रहा है जो वो जॉब कर रहा है वही खेल रहा है। और हमारे पास 19 हमारी बंद हो गई है, और 23 में हमारे पास हार्डली 20 लड़के हैं, तो अब 20 लड़कों में क्या ही पॉलिटिक्स करोगे। और रणजी में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-35 प्लेयर्स हैं, तो उसी में हम लोग घूम घूम के सारे प्लेयर्स खेलते हैं। तो आई थिंक रेलवे में तो इतना पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। तो भैया क्या यही सेम पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे भी फेस करने को मिलती है? मैंने कभी की नहीं तो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, बट इंटरनेशनल में मुझे लगता नहीं, क्योंकि सब सामने है, सब ऑन स्क्रीन है, तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं, लगता नहीं। एंड जो भी आ रहा है वो नीचे से परफॉर्म करके ही आ करके रहा है। आप अगर कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा हो, बिना परफॉर्मेंस के आप कंट्री नहीं खेल सकते, वेदर आप कोई भी कंट्री में हो। और इंडिया में खेलना तो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिना परफॉर्मेंस के कंट्री नहीं खेल सकते। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा जो किसी को लाइक, और किसी के उसमें आप हो। बिल्कुल भैया, यहाँ तो बल्कि बिना परफॉर्मेंस के अगर बाय चांस कोई खेल भी गया तो नहीं, बिना परफॉर्मेंस के आप कंट्री नहीं खेल सकते। आप स्टेट खेल सकते हो, आप इंडिया वगैरह के भी मुश्किल है,
स्टेट ही खेल सकते हो आप, मुझे लगता नहीं उसके आगे आप खेल पाओगे। भी अब जैसे आपने बोला है कि आपके अभी कम बैक के प्लान्स हैं, तो भैया क्या प्लान आप मतलब कुछ आपके माइंड में होगा कि हाँ इस टाइम तक कम बैक करना है या इस टाइम तक खेलूँगा मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा, जब तक मेरी बॉडी सपोर्ट करेगी, जब तक परफॉर्मेंस होती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं करना कि मतलब टीम को लगे कि नहीं यार इसका हो गया और ये ज़बरदस्ती बोझ बना, ऐसा नहीं करना। जब तक मेरे बॉडी सपोर्ट करेगी मैं कम बैक के लिए खेलूँगा। फिर भैया बीच में माइंड मत करना, बीच में आपके फिटनेस पे भी क्वेश्चंस उठे थे, तो ज़्यादा क्या फिटनेस को ओवर हाइप करा गया इंडिया टीम में या बट कहीं ना कहीं लगता है बहुत इंपॉर्टेंट भी है? नहीं, फिटनेस इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप हर फॉर्मेट, जैसे मैं तीनों फॉर्मेट खेल रहा हूँ, वाइट बॉल भी खेल रहा हूँ, रेड बॉल भी खेल रहा हूँ, आईपीएल भी खेल रहा हूँ, अगर आप फिट नहीं हो तो आप मेरे ख्याल से इतने 7 डेज मैचेस, 7 वनडे और 7 T20 मैचेस खेल के आप आईपीएल नहीं खेल सकते अगर आप फिट नहीं हो तो, मेरे हिसाब से। आपके भी इंजरी वगैरह थी या किस लिए क्वेश्चंस उठ रहे थे? नहीं, इंजरी नहीं थी, अब मेरी बॉडी शेप ही ऐसी है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं कितना हार्ड वर्क भी करूँ मेरा बॉडी ऐसे ही रहता है। मतलब पर वो ग्राउंड पे दिखते, वो ग्राउंड पे भाग रहे हो तो वो पता लगता है कि लग अच्छा जाता भाग है, रहे पर हो। आप अगर आप फिट नहीं हो तो आप मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मेट तो नहीं खेल सकते। अगर आप फिट हो तभी आप तीनों फॉर्मेट और आईपीएल खेल सकते और आप खेले भी हैं क्या? और मैं पूरे खेला, सीजन आईपीएल और वो सब? मेरे को 16वां साल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए, तो मैं कंटिन्यूस खेल ही रहा हूँ। वो अब जब नहीं रखना तो नहीं रखना, तो उसके लिए कोई भी क्वेश्चन लो, कोई फ़र्क नहीं। बिल्कुल भैया, वो देखो बॉडी की शेप, जैसे सरफराज भाई भी पूरे उनकी बॉडी की शेप ऐसी रहती है पर वो फिट है अंदर से। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, आप एक फिटनेस क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप इतना फिटनेस करो और उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग करवाई जाए। ये ट्रेंड होना चाहिए, ना कि ये कि आप फिटनेस पास करो तब आप, अगर आप 18-20 यो करते हो, आप परफॉर्म नहीं करते तो आप थोड़ी खेलोगे। तो मेरे हिसाब से यही क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको टेस्ट होने चाहिए कि आप जितना आपको इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए, ना कि आपको हटाने के लिए होना चाहिए। ये भैया एकदम ठीक बात है, ये हर किसी पे डिपेंड करता है कोई ना, बट एट द एंड तो ये देखा जाता है ना कि आप ग्राउंड पे खड़े ग्राउंड में कितना परफॉर्मेंस करो, परफॉर्मेंस बैट और बॉल जब तक आपका चलेगा तब तक आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, चाहे फिटनेस आप करो मत करो, आप परफॉर्म करोगे तो आई थिंक परफॉर्मेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है और कोई शॉर्टकट्स नहीं है मेरे हिसाब से। अभी तक जिनके साथ आप खेले इंडिया की टीम में, इंटरनेशनल मैचेस वगैरह में, टेस्ट में, अभी तक किस किस के साथ टच में हो अभी आप? सभी से टच में हूँ, जब भी आईपीएल मिलते हैं, वैसे भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होती है तो सब वन कॉल अवे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी से वो है, बट जिससे भी मिलता है अच्छे से मिलता है। आप सबसे अच्छा दोस्त कौन हो भैया क्रिकेट के उसमें? मेरा सिद्धार्थ है, मोहित है, भूवी है, मतलब ये लोग ऑलमोस्ट हमेशा बात होती रहती है सबसे। साथ ही होते हैं। तो भैया आप क्रिकेट कौन सी एज से खेल रहे हो और कौन से ईयर से? मैंने 2000 में अंडर-14 खेला यूपी के लिए, उसके बाद 4 साल का गैप था, फिर 2005 से कंटिन्यूस मैं रेलवेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है भैया, और उसके बाद से आप मतलब जैसे मैंने शुरू में बोला था, आप बहुत लकी भी और आपकी मेहनत भी काम आई। इंडिया तक की जर्नी में भी आपकी सबसे लो पॉइंट क्या थी? लो पॉइंट था, लो पॉइंट और हाई पॉइंट भी बोलूँगा। लो पॉइंट था 2009 में मैं आईपीएल खेला फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी टीम? आरसीबी, साउथ अफ्रीका में जब था, उस साल भी फाइनल हम लोग हारे डेक्कन चार्जर्स से। तो उस साल एक ही गेम खेला, उसमें बैटिंग भी नहीं आई, बैटिंग आई आउट हो गया, बॉलिंग मिली नहीं, एक कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद आईपीएल नहीं खेला। फिर उसके बाद एक ही मैच खेला और उसके बाद हम लोग फाइनल खेले, वो फाइनल हारे इस साल। फिर उसके बाद 10, 11, 12 मेरा आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। अच्छा, वो 3 साल वो आपका 3 साल में contract आईपीएल से सिर्फ फर्स्ट क्लास खेल रहा था और बस फर्स्ट क्लास खेल रहा था। फिर 2012 में रणजी ट्रॉफी में मेरे को वहाँ से भी ड्रॉप हुआ मैं। तो उस साल फर्स्ट टाइम अंडर-25 इंट्रोड्यूस की थी बीसीसीआई ने, तो मुझे वहाँ खेलने भेजा। अब मैं उसको सही कहूँगा ख़राब कहूँगा, वो मेरे लिए पर बहुत अच्छा सीज़न था उस साल। उस साल मैं अंडर-25 प्लेयर ऑफ द ईयर था बीसीसीआई का। 49 विकेट्स और 450 रन के आसपास थे मेरे टोटल। और हम लोग रेलवे फर्स्ट टाइम 23-25 क्वालिफाई हुई, सेमीफाइनल हारे हम लोग। उसके बाद मुझे रणजी ट्रॉफी गया, उसके बाद कॉल हुई लास्ट के 3 गेम्स में, उसमें लिए 3 मैचेस में 21 विकेट्स। उसके बाद मेरा आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सनराइजर्स से, वापसी मिला आपको? वापसी कम बैक हुआ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो जिस साल में जब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मैंने उस साल यही सोचा था कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि वो 3-4 साल ऐसे थे मेरे लिए, मतलब एक होता है ना कि आप जब कुछ नहीं खेलते और आपको एकदम इतनी बड़ी चीज़ मिलती है,
फिर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको नीचे लाती है। तो वो चीज़ 4 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, उस 20 रणजी ट्रॉफी से भी ड्रॉप हुआ, वो लग रहा होगा ना कि कहाँ मैं आईपीएल खेल के खेल आया रहा हूँ था और और कहाँ रणजी कुछ भी ट्रॉफी नहीं नहीं है। चाहिए। तो उसके बाद 2013 के बाद फिर जाके मैंने सोचा कि नहीं, अब सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, मेहनत और परफॉर्मेंस। तो वो चीज़, और आज तक वही मैं फंडा लेके चलता हूँ। भैया उस फेज में आएगा, माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, ये उससे ओवरकम कैसे किया और आपके माइंड में क्या चल रहा था? तो मेरे माइंड में तो जो मुझे मोटिवेशन मिलता है वो मेरे सिर्फ पेरेंट्स से मिलता है। वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं बिकॉज दे वर ऑल्सो इनटू स्पोर्ट्स। मेरी मदर वॉज अ बैडमिंटन नेशनल प्लेयर और फादर बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो उन्होंने कभी रोका नहीं मेरे को। और जो जब मेरा लो रहता है तो मैं कोई कोच नहीं, किसी के पास नहीं, सीधा उन्हीं के पास जाता हूँ। वही मेरे को हेल्प करते हैं, वही मुझे बताते हैं कि भाई कैसे कम बैक करना है, अच्छे टाइम कैसे क्या क्या किया। तो वही सब चीज़ें मुझे अभी तक हेल्प। क्योंकि भैया वो खुद भी खेले ही होंगे, हाँ। उन्हें पता होता है कि एथलीट हाँ। के माइंड में क्या चल क्या रहा चल होता रहा है। जैसे मैं क्या, तो भैया एक मेरा भैया जानना ही है, जैसे आजकल के टाइम पे ना इंस्टाग्राम की रील्स पे ड्रिल नहीं आती बहुत सारी, मतलब ये नहीं कह रहा सारी गलत है, बट कुछ तो आपने भी देखी होगी भैया, इंस्टाग्राम चलाते हो तो। हाँ। मैं उन्हें मतलब एक मेरा मैसेज ये भी था कि अगर आपका कोच ऐसे हो जो खुद भी खेलो, पता हो कि वो तुम्हें करके दिखा पाए, तो आपको सही बात लगी है भैया? मेरे हिसाब से ये है कि जिसने स्ट्रगल किया वही आपको बता सकता है कि आपको कैसे ओवरकम करना है। अगर आपको हर चीज़ ईजिली मिल गई तो आपको जब आपका ड्रॉबैक आएगा या आप जब नीचे होगे तो आपको नहीं पता कि आप ऊपर कैसे आना है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ऐसा, या आपका दोस्त हो, चाहे पेरेंट्स हो, या आपका कोच हो, जो भी हो, जो आपको इस टाइम पे हेल्प कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे को कुछ समझ ना हो, फॉर एग्जाम्पल लेग स्पिन डाल दो, या मैं किसी और से पूछूंगा इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा, जो आपसे पूछूंगा वो जल्दी समझ आएगा, एग्जैक्टली। क्योंकि आप वो चीज़ करते हो। एज अ प्लेयर आप मेरे को वो बेटर समझा सकते हो। एज अ प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो, और सबसे बड़ी चीज़ जिसने आपको ग्रो जब बचपन से और अभी तक देखा हो, वो जल्दी आपको समझेगा और जल्दी आपको बताएगा कि आपने क्या किया। आपके पेरेंट्स ही देखते हैं या आपके कोच, दो ही लोग होते हैं जो आपको शुरू से और अभी तक जहाँ तक हो आप वही बताते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट टाइम पे राइट आदमी मिलना बहुत ज़रूरी है जो आपको मोटिवेट करे, एंड जो गाइड करे, एक रास्ता गाइड भी करे। दिखाए, एक मेंटोर होना मेंटर बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटर। क्योंकि आप हमारे स्पोर्ट्स में आप यू कांट बी 100% फिट और 100% परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी गेम। तो आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको, जब आप डाउन हो तो आपको मोटिवेट करे कि नहीं, यू आर द राइट मैन, यू आर एट द राइट प्लेस, कि आपने नई सही जगह पे हो और सही कर रहे हो। भैया और आपकी ये बात भी ठीक लगी, 100% फिट कोई भी नहीं होगा, अभी जितने भी सबके कुछ ना कुछ निकल रहता ही रहता है। एक भैया जब मेरे इंजरी हुई थी 2019 में, भैया मैंने वो फर्स्ट टाइम जब हुई थी ना, वो इग्नोर करी। मेरे को नहीं पता था वो आगे जाके इतनी प्रॉब्लम करेगी। रिहैब वगैरह करा, इतना कुछ करा, बट उसका मेरे को कोई रिजल्ट मिला नहीं खास। क्या पता उस टाइम वो इतनी ख़राब हो गई हो वो चीज़। तो होता है, जब आप यंग होते हो तो आपको इतना आइडिया होता नहीं, और इंजरी जब फर्स्ट टाइम होते हैं तो राइट जने के पास या राइट फिजियो या जो भी आपको राइट गाइड करे उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यंग में हम भी ऐसे ही करते थे कि जब 18-19 साल के थे, ग्राउंड गए, बिना वार्म अप के बॉल डाल दी, बिना वार्म अप के बैटिंग कर ली। तो वो सब चीज़ें अब जाके पता चलता है कि नहीं, वार्म अप और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो और भैया जब पेन होती है उस टाइम में पेन किलर खाए ग्राउंड पे घुस गए। क्योंकि उस टाइम तो आपको सिर्फ खेलना, परफॉर्मेंस करना है। तो आपको चाहे 4 पेन किलर लेके खेलनी पड़े, चाहे 2 पेन किलर लेके खेलना तो आपको है ही। बट वही चीज़ भैया ख़राब भी करती है। खराब करती है ऑब्वियसली, हर पेन मेडिसिन किलर आपको खराब करती है। नुकसान है। वो उस टाइम पेन नहीं होता, वो पेन किलर का जब असर जाता है ना, वो चीज़ रात में पता लगती है। पर मेरे ख्याल से आप तब वो करते हो जब आपको टीम को रिक्वायरमेंट है कि भाई आप मेन प्लेयर हो टीम का और आपको परफॉर्म करना है, तब आप ज़्यादा करते हो। बिल्कुल भैया, तब भी दिमाग में लगा लो उस टाइम ये जब मैं दिल्ली से 19 वगैरह भी खेल रहा था, मेरे को पता भी था कि मेन प्लेयर, बट दिमाग में एक रहता था जहाँ परफॉर्म नहीं करा तो कभी भी बाहर हो निकल सकते हैं कि भैया क्रिकेट है यहाँ पे, एक जाएगा दूसरा आना ही आना। आने क्रिकेट रुकेगी नहीं। आप खेलो मत खेलो, मैं खेलूँ ना खेलूँ, कोई भी खेले ना खेले, क्रिकेट नहीं रुकने वाली। बिल्कुल, कोई आजकल के टाइम पे ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, चाहे वो परफॉर्म करके, डोमेस्टिक की बात करूँ मैं, चाहे वो परफॉर्म करके आए या जैसे मर्जी आए। करेक्ट। तो भी आप आते थोड़े इंडिया टीम के सिनेरियो पे। अब ये जो नया कोचिंग स्टाफ वगैरह आया है, एंड गौतम भैया कोच बन गए हैं इंडिया टीम के, क्या आपको लगता है दैट ही विल बी अ ग्रेट कोच फॉर इंडिया? मुझे तो लगता है
क्योंकि मैं उनके साथ एक ही टूर्नामेंट खेला हूँ। मेरा तो बहुत मन था उनके साथ काफ़ी टूर्नामेंट खेलने का, मतलब उनके अंडर खेलने का। मैं एक बार दिलीप ट्रॉफी खेला हूँ 2016 में, जब नोएडा में फर्स्ट टाइम पिंक बॉल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मुझे तो वो बहुत उसी टाइम से बहुत पसंद है, एज अ कोच, एज अ प्लेयर, और एज अ जो उनका एटीट्यूड रहता है ग्राउंड के अंदर, जो आपको बैकिंग मिलती है उनसे। उसके बाद मैं कभी उनके साथ नहीं खेला, अगेंस्ट बहुत खेला हूँ। जब वो KKR में थे, दिल्ली में थे, उनके अगेंस्ट बहुत खेला हूँ, बट उनके साथ कभी नहीं। पर वो अच्छे कोच बनेंगे। अच्छा, टूर्नामेंट में साथ एक ही बार खेले? हाँ, एक ही बार खेला। बट IPL वगैरह में आपकी इंटरेक्शन होती? हाँ, इंटरेक्शन होती है, अभी भी होती है। जब भी अभी मिले थे KKR वाले मैच में, जब हमारा KKR से मैच था तभी मिले थे, तभी बात हुई। मतलब अच्छा, मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको जरूर कॉल करता हूँ। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको सबसे अलग बनाती है गौतम भैया? सबका डिफरेंट कोचेस का डिफरेंट फिलॉसफी होती है। उनका क्या है, वो खेलते भी ऐसी जिद से थे, और मैं जब अभी कोचिंग भी कर रहे हैं तो भी जिद से, कि उनको हार बर्दाश्त नहीं है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे जब कोच को बाहर हार बर्दाश्त नहीं है, तो आप अंदर कैसे वो। बिल्कुल, ये आपकी बात भैया। अभी थोड़े दिन पहले संजय भारद्वाज सर आए थे, जो गौतम भैया के कोच ही हैं। तो उन्होंने ये सेम बात बोली थी कि उनको वो घास पे भी खेल रहे हैं ना, तो उनको हार बर्दाश्त नहीं है वहाँ पे भी। तो इसलिए ग्राउंड में वो एग्रेशन दिखता है। और उस साल हम लोग जब दिलीप ट्रॉफी खेले तो उस साल हम लोग चैंपियन हुए थे, वो दिलीप ट्रॉफी भी भैया कैप्टन थे, भैया कैप्टन। वो स्टाइल भी हाँ। आपको चाहिए भैया। मतलब फाइनल्स तक ले ही जाते हैं टीम को कैसे ना कैसे। और भैया आप भी, आपको याद है आपके ऊपर एक वो बनता था, आपको लकी चाम कहा जाता था टीम का? लक्की चाम कहा जाता। आप कितने फाइनल्स खेल चुके हो भैया? 2009 में खेला, 16, 17, 18, 19 और 21, 6 फाइनल्स खेला हूँ और 4 जीता। 4 जीते। एंड भैया अब तो मेगा ऑक्शन भी आ रही है IPL की। बट ये सब कहने की बात है। अगर आप परफॉर्म करोगे तभी आप पे कोई टीम पिक करेगी। ये सब लक्की चाम वक्की चाम कुछ नहीं। अगर आपकी टीम अच्छा कर रही है तभी आप जीतोगे। आप लक्की चाम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपकी टीम अच्छी है और अच्छा कर रही है तभी आप फाइनल जीतोगे। और स्पेशली वन ऑफ द टफेस्ट लीग्स ऑफ द वर्ल्ड, IPL। तो मैं तो यही मानता हूँ। तो भैया अब तो काफ़ी बहुत बड़े स्केल पे होती है IPL। लाइक वर्ल्ड के हर टॉप लीग से कंपेयर कर जाती है IPL। एंड भैया एक चीज़ और बोला, आप जैसे विराट भी और रोहित भैया दोनों के साथ खेले हो। लाइक उन्होंने अभी जैसे T20 से रिटायरमेंट ले लिया। कई लोगों का मानना है कि अभी तो आगे बहुत सारा खेल सकते थे। क्या आपको लगता है उन्होंने रिटायरमेंट लेके ठीक किया, या उनको आगे और खेलना चाहिए था? मेरे हिसाब से दोनों खेल सकते थे, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कर रहे थे T20 में। बट वह होता है ना कि आदमी कहता है कि वर्ल्ड कप जीतना और इतने टाइम के बाद जीतना, राइट टाइम था आई थिंक वो रिटायरमेंट। अगर नहीं भी लेते तो भी मुझे कोई शौक नहीं होता, कि जिस हिसाब से वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों फिट हैं और दोनों अपने टॉप पे हैं गेम के। तो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं। अगर रिटायरमेंट लिया भी तो भी, क्योंकि उनके पास वनडे टेस्ट क्रिकेट है, और नहीं भी लेते तो भी मुझे कोई वो नहीं होता। और वे कहीं ना अब हमें नहीं पता ना मेंटली क्या चल रहा है, उन्हें भी लगा होगा राइट टाइम में वर्ल्ड कप जीते हैं, तो मतलब एक पीक मोमेंट पे लिया। ये हमेशा खैर वर्ल्ड कप जीतना बड़ी चीज़ है, स्पेशली जहाँ से हम लोग जीते हैं 30 बॉल 30 रन हिसाब से जीते हैं, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भैया आपको क्या लगता है इन दोनों की जो जगह लेने वाला, हु इज द नेक्स्ट स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? आई थिंक अभी तो सभी जो भी आ रहा है परफॉर्मेंस कर रहा है मेरे ख्याल से। तो मुझे जो लगता है यशस्वी और शुभमन, ये लोग जैसे शिखर भाई और रोहित भाई थे ऊपर, मेरे ख्याल से ये लोग वो काम करेंगे। बिल्कुल भैया। लाइक शुभमन की बैटिंग दिखता भी ऐसा है। अंडर 19 में मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन होता है टीम में। तुम लोग साथ ही खेले हो ना? हाँ जी, तुम लोग वर्ल्ड कप साथ खेले। बट हाँ वो मेरे को भी लगता है कि पर उसका जितना भी मैंने देखा और जितना भी सुना, उसका वर्क एथिक्स बहुत अच्छा है दोनों का। अभी आप बात करते हैं आपकी IPL जर्नी की, तो आप भी इंडिया के सबसे मोस्ट लव फ्रेंचाइजीज से खेले हो, CSK, RCB और MI से। भैया कैसा एक्सपीरियंस था आपका इनके साथ? फर्स्ट मैं खेला MI के साथ, उसका भी डिफरेंट ऑल टुगेदर उनका फैन बेस है। और तब आया उसके बाद में आया CSK का डिफरेंट है। पर जो फैन बेस जो आप RCB का है हर जगह, वो डिफरेंट है। इस साल मतलब हर जगह जहाँ भी आप जाओ तो RCB था। और जिस हिसाब से इस साल हम लोगों ने कम बैक किया फ्रॉम 10th पोजीशन टू
क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स, वो डिफरेंट था, वो फीलिंग ही इस ईयर डिफरेंट भी थी जो था वो। इस साल जो खेले हमने। बट सबका तीनों का अलग अलग है, बट जैसे MI 5 बार जीती है, CSK 5 बार जीती है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ऑब्वियसली बढ़नी बट RCB जीती नहीं, उसके बाद इतना फ़ैन बेस, हैट्स ऑफ टू देयर फैंस। पर RCB हमेशा टीम अच्छी रही है, हमेशा क्वालिफाई की है, वो आई थिंक सेकंड टीम होगी जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाई की है प्लेऑफ्स में। बट वही है कि नहीं जीते, बट उससे फैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे मोस्ट लॉयल फैंस। लॉयल फैंस वो क्राउड में ना दिखता है कि हाँ क्राउड सपोर्ट है, वो आरसीबी के फैंस दिखाते हैं कि हम लोग अच्छा भी नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग के गेम, बट स्टिल दे वर सपोर्टिंग RCB हर जगह कि नहीं यू विल क्वालिफाई, तो उनको बिलीव था, तो उससे फिर प्लेयर्स में आया बिलीव। तो फिर जब इतना अच्छा खेलते खेलते फिर हम लास्ट में बहुत ही अच्छा खेले, तब हम लोग क्वालिफाई किए। भैया एक CSK का फैन बेस और एक RCB का फैन बेस। एक CSK का भी ऐसा था कि माही भाई एक तो जहाँ जा रहे हैं और साथ में उसके साथ पूरा ग्राउंड येलो, तो भैया CSK और RCB इन दोनों में से आपको लगा किसका फैन बेस ज़्यादा है? मतलब क्राउड कह रहा हूँ मतलब जैसे क्राउड जैसे हम लोग, जब मैं 2019 में फर्स्ट टाइम आया CSK के लिए, 2018 में सॉरी, तो चेन्नई में हमारा एक ही गेम हुआ, वो शायद वाटर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो हमारे सारे गेम शिफ्ट टू पुणे में भी सब येलो था। तो वो एक माही भाई का हो रहा है कि भाई जहाँ वो जाएंगे वहाँ उन अपने आप येलो हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो वो उनका ऑरा है जो उन्होंने इमेज बनाई है अपनी वर्ल्ड क्रिकेट में। वहाँ आप लोगों की गेम्स, हमारा दिल्ली में जो मैच था, हमारी जर्सी DC वालों की कम दिख रही थी, येलो ज़्यादा दिख रही थी। तो यही है उनका फैन बेस से माही भाई, और टीम अच्छा भी की है, 5 बार जीती। इट्स नॉट ईजी कि आप IPL एक बार जीतना कोई ट्रॉफी बड़ी चीज़ होती है, 5 बार जीतना तो बड़ी चीज़ है। अभी अब CSK की बात हो रही है, आपका माही भैया से बॉन्ड कैसा था? बॉन्ड अच्छा था, एज अ कीपर और एज अ सीनियर प्लेयर वो मतलब बहुत मोटिवेट करते थे। वहाँ भले ही चांस कम मिले बट सपोर्ट पूरा था उनका, माही भाई का। हाँ। तो उन्होंने कुछ समझाया वगैरह आपको? समझाया तो ऐसा, हम तो हर साल तो मिलते ही, हर साल तो आफ्टर गेम मतलब जब भी मिलते हैं बात तो होती है, इतना कुछ समझाया नहीं, बट हाँ हर साल यही है कि मतलब जब भी वो मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, चाहे भी CSK में हो या चाहे ना ना हो, हो आप मिलते रहो। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं अपनी या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, तो अच्छे से मतलब मिलेंगे, बताएंगे। तो आपको जैसे आप फंसे हो, कहीं आपको चांस नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब अच्छा है। और एक बात ये होती है ना, जब IPL चल रहा होता है तो माई भाई का रूम खुला ही रहता है कि कोई भी आओ जिसको जो पूछना। ये बात सच है। सच है भी। जब वो उठते हैं और जब वो सोने से पहले उनका रूम खुला रहता है, आप जाइए, बैठिए, बातें करिए, खाना खाइए। भैया आपकी IPL की जर्नी में तक आपको सबसे ज़्यादा इंटेंस मैच कौन सा लगा? एक जिसे कहते हैं ना नेल बाइटर मैच, जिसमें आप खेल रहे हो या बाहर बैठे हो, जो भी आपको लगा हो। मेरे को लगा 2017 का फाइनल, पुणे सुपर जायंट्स और वर्सेस मुंबई इंडियंस, जो हम लोग 2 रन से जीते, 1 रन से जीते सॉरी। उसमें हम लोग 125, दे वर चेजिंग 125 और समथिंग, और लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए था, तो वो रन आउट हुआ, हम लोग 1 रन से मैच जीते, वो वाला मैच। और 2017 के बाद 2019 का फाइनल, जिसमें CSK वर्सेस MI था, जिसमें मैं नहीं खेल रहा था, बट हम वो MI फिर वो 1 रन से मैच जीती। तो वो दोनों मैच बहुत इंटेंस थे, और आपके सामने सामने हुए। एक में मैं खेल रहा था, एक में मैं नहीं खेल रहा था। जब खेल रहे थे भैया, उसमें ग्राउंड में कैसा अंदर से फील हो रहा था? ग्राउंड में बहुत प्रेशर, क्योंकि एक तो रन कम थे और उनकी बैटिंग लाइन पूरी पैक थी। तो यही था कि मतलब कि पर वो जो रोहित का कामनेस था उस टाइम पे, और हमारी टीम बहुत अच्छी थी उस टाइम, तो उन्हें 125 रन भी मतलब डिफेंड बहुत ईजिली डिफेंड हो गए उस टाइम। तो भैया पर कहीं भी ध्यान नहीं जाता ना, जब मैच ऐसे फंसा हो तो सारा टाइम कैप्टन बॉलर इन्हीं को देखना होता है, क्योंकि और क्रूशियल सिचुएशन है, और इस टाइम पे तो ऐसे ही रहता है। और ऊपर से IPL का मैच, ग्राउंड में शोर भी। IPL का तो सारे मैच इंटेंस ही रहते हैं, देखा जाए तो इतना ऊपर क्रिकेट चली गई है। 2013 में जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था IPL खेलना, तो 140-150 विनिंग स्कोर था, 170 मैक्सिमम होता था। पर आज के टाइम में इस साल क्रिकेट, लास्ट ईयर क्रिकेट 280 चेज हो रहा है, 20-20 रन से हार रहे हैं, तो क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई। अभी जैसे इन्होंने बनवाया 270 कुछ बनाए थे, मैंने भी 250 बना 250 बना दिया। हम लोग भी अगेंस्ट SRH उन्होंने 270 समथिंग बनाया, हम लोग 20 रन से मैच हार, तो क्रिकेट नेक्स्ट लेवल चली गई। ये जैसे हम अभी नेल बाइटिंग मैच की बात कर रहे थे,
क्या आपको अपना वाला वो वाला मैच नील बाइटिंग नहीं लगा था जिसमें आपने स्टार्क को रन मारे थे? ये वो तो था ही, पर हम लोग उस मैच में क्या था कि हम लोग 1 साइडेड जीत रहे थे पहले। रजत पाटीदार और विल जैक्स की अच्छी पार्टनरशिप है, फिर एक साथ वो दोनों आउट हो गए। तो फिर जब गेम नीचे तक आया तो एक ओवर में चाहिए थे 21। मिचेल स्टार्क, मैं और सिराज, मैं स्ट्राइक पे था, सिराज नॉन स्ट्राइक पे था। 19th ओवर की लास्ट बॉल पे DK भाई आउट हो गए। तो सिराज ने मुझे आके बोला कि आप कर सकते हो, बिलीव रखना बस अपने पे। तो स्टार्क ने उधर पहला बॉल पॉइंट के ऊपर से 6 गया, दूसरी बॉल में बीट हो गया। फिर वो मेरे पास आया, कह रहा है 2 की बात है, आप कर सकते हो। फिर उसने भैया, फिर मैंने कवर्स पे छक्का मारा, दोनों छक्के, एक पॉइंट पे एक कवर्स पे, फिर एक और 4th बॉल सेम बॉल था, सेम, फिर मैंने पॉइंट के ऊपर छक्का मारा। अब रह गए 2 बॉल पे 3 रन। उसके बाद सेम बॉल था, बट कैसे क्या था मुझे खुद आइडिया नहीं है। वो एज लगा और सीधा कॉटन बोल्ड हो गया। पर वो मैच ऐसा है, वो लाइफ टाइम याद रहेगा कि वो मैच जिताना, यही सब छोटे छोटे मूवमेंट्स रहते हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रहते हैं। बट जब 2 लगे होंगे तब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा? कॉन्फिडेंस आ गया था, पहले के बाद ही आ गया था कि कर सकता हूँ मैं। बट वही है कि कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर बाहर जाके किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला तो कुछ नहीं, फिर हार ही रहते, वो तो किसी के एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना क्लोज आ जाएगा मैच। बट वही था कि एज अ पर्सनल और एज अ टीम ऑल्सो हम लोग अच्छा भी नहीं खेल रहे थे उस टाइम पे। एक ही मैच जीते थे, 7वां गेम था शायद वो गेम जीतते तो शायद मोटिवेशन और बनता, पर वो गेम वहाँ से हारे तो वो ज़्यादा बुरा लगा। बिल्कुल। बट भैया RCB ने जो कमबैक करा इस बार, वो कुछ अलग ही था। अलग, उस गेम के बाद ज़्यादा अच्छा हम लोग के, उस गेम के बाद हम लोग एक ही गेम नहीं हारे। वो वाला गेम था जो हमें, और उस गेम से पहले सबकी मीटिंग हुई, सब में यही बात हुई कि अब सिर्फ अपने RCB के लिए नाम के लिए खेलेंगे, अपने नाम के लिए खेलेंगे। और दिखा वो, और वो दिखा। फिर उसके बाद हम लोग ऐसा क्रिकेट खेले कि हम लोग सारे मैच जीते, क्वालिफाई किए, तो क्वालिफायर में हार गए बस। और एक चीज़ और भी है, आप पूरा IPL की आपकी बेस्ट मोमेंट क्या थी? बेस्ट मोमेंट ओवरऑल कह रहा हूँ, ये इस साल में नहीं, ओवरऑल 2 चीज़ बोलूँगा। जब हम लोग 2016 में फर्स्ट टाइम IPL जीते, व्हेन आई वाज विद SRH, वो, और एलिमिनेटर में 2017 में जब मैं अपना पहला मैन ऑफ द मैच मिला मुझे एलिमिनेटर में अगेंस्ट KKR, उसमें मैंने 4 विकेट लिए थे, 16 रन देके। एंड भैया आपने RCB में जैक कालिस, केविन पीटरसन और मार्क बाउचर जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ अपने ड्रेसिंग रूम शेयर करा। तो भैया उस टाइम पे एक ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता था और एक्सपीरियंस कैसा था इन प्लेयरों के साथ? एक्सपीरियंस, जब मैं 2009 में खेला तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि मैंने उस टाइम से पहले उन सबको सिर्फ टीवी पे देखा था। 2009 में जब मैं खेला फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सब लेजेंड्स ऑफ द गेम थे। उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी उस टाइम पे। और उसमें डेल स्टेन, पर सारे ये अच्छी चीज़ थी कि सब लोग हेल्पफुल थे, जो भी आपके मतलब क्वेश्चंस थे या जो भी है, सब। मैं यंग प्लेयर था उस टाइम, गया था 18-19 साल का, तो मुझे लिए बहुत बहुत हेल्प मिला उससे। भैया आपको एकदम से ये तो लगा होगा कि अभी तक इनको टीवी पे देख रहा था, आज इनके साथ खेल रहा हूं। वही बोला ना, ड्रीम कम ट्रू। जिसको आप टीवी पे देखते हो, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, तो आप अपने आप को बहुत लकी फील करते हो। तो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए वो, कि मैं वहाँ जाके खेला उनके साथ। तो भैया यहाँ तो IPL की जर्नी ख़त्म करते हैं और इसके बाद आते हैं हम आपकी पर्सनल जर्नी पे, कि आपने क्रिकेट कैसे शुरू करी। एंड जबकि आप पैदा हुए मेरठ में, बट आपने चूज़ किया खेलना रेलवे से। तो 2000 में मैं अंडर-14 खेला यूपी से। उसके बाद 2001-2 में नहीं खेला यूपी से, उसके बाद कभी नहीं खेला। ट्रायल्स दिए पर सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। तो उसके बाद 2002 में मेरा हॉस्टल हुआ, कानपुर हॉस्टल। कौन सा हॉस्टल? कानपुर हॉस्टल। कानपुर हॉस्टल। हॉस्टल का पहले यूपी में सिस्टम बहुत अच्छा था कि जितने भी प्लेयर्स खेलते थे सब हॉस्टल कॉलेज से ही खेलते थे। अच्छा। तो 2002 में मेरा हॉस्टल में हुआ, कानपुर हॉस्टल। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ये हॉस्टल वाला क्या था? ये हॉस्टल में सारे प्लेयर, रैना, कैफ, आपका और शिवाकांत शुक्ला, रविकांत शुक्ला, ये सब हॉस्टल में था पहले। अभी तो हॉस्टल ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। पहले जब मैं था, जितने कैफ हो गए आपके और यूपी से जितने भी लेजेंड्स खेले, RP सिंह, ये सब हॉस्टल कॉलेज के ही प्लेयर्स हैं। हॉस्टल कॉलेज में वहीं पे पढ़ाई होती थी, वहीं पे आपका बोर्डिंग था। अच्छा। हाँ। तो मैं फिर वहाँ 2002 में मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ।
उसमें डिस्ट्रिक्ट पहले रेलवेज़ में क्या रहता था कि मेरी 17.5 साल में जॉब लगी थी, 18 साल में लगती है तो मेरी 17.5 साल में जॉब लगी थी वाराणसी में। तो एक टाइम मेरे एक अंकल थे मिस्टर राकेश कोचर, वो और नवीन कुमार थे, मिस्टर नवीन कुमार, वो वहाँ पे सेक्रेटरी थे, क्रिकेट सेक्रेटरी। तो वहाँ पे जॉब्स की एप्लीकेशन निकली थी। तो वो मेरे फ्रेंड, मेरे मदर के फ्रेंड थे, साथ खेलते थे उनके। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं अप्लाई कराते इसको रेलवेज़ में। और उस टाइम ये था कि आप डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन भी हो, तो मैं कानपुर से डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन था, तो उस साल क्लास 4 में जॉब थी। पर उस टाइम पे तो आपको खेल ही रहता है, तो फिर मैंने कहा मैं कहाँ जॉब करूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला आप जाके जॉब करो, आपके पास 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, आप यूपी से भी ट्रायल दोगे, यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा, एटलीस्ट वहाँ से दो, क्या पता वहाँ से कुछ हो जाए। तो फिर 2004 में मेरी ज्वाइनिंग हुई रेलवेज़ में। उस साल मेरे को ट्रायल पे गया, उस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ 2004 में। फिर भी कोई नहीं, पेरेंट्स ने समझाया कोई नहीं, हार्ड वर्क करो। रेलवे का भी ट्रायल देता था, यूपी का भी ट्रायल देता था, कहीं नहीं होता था। फिर 2005 में फर्स्ट टाइम अंडर 19 खेला मैं। उसके बाद सारी क्रिकेट वहीं से खेला, अंडर 19 के वर्ल्ड कप स्टैंड बाइज में भी था। फिर उसके बाद 2006 में मेरा T20 डेब्यू हुआ रेलवे से, रणजी ट्रॉफी में, सीनियर क्रिकेट में। फिर वहाँ से जर्नी पूरे एकदम ऊपर आई। अच्छा, मतलब आपकी मेन जर्नी वो सीधा अपना रेलवेज जाके ही, रेलवे जाके अंडर 19 में रेलवे से ही खेला। जर्नी तो भी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। जैसे उसके बाद इंडिया भी खेले हैं, तो काफ़ी रेलवे से खेलना इंडिया बहुत बड़ी चीज़ है, रेलवे से खेलना, क्योंकि आपके पास अभी तो फिर भी बीसीसीआई, थैंक्स टू बीसीसीआई कि उन्होंने सारा टेक केयर कर लिया। वरना जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो हमको फ़्लाइट्स तो मिलती नहीं थी, हमको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता था। हमको अभी भी डोमेट्रीज़ में रुकना पड़ता है। अगर हमारा रेलवेज़ का कैंप है तो हमको अभी भी डोमेट्रीज़ में रुकना पड़ता है। अच्छा। और अगर आपको होटल में रुकना है तो आपको अपने आप से पैसा देना पड़ेगा। और भैया थोड़ा सिलेक्शन का भी बीच में रहता था ना कि रेलवे से आईपीएल वगैरह बहुत कम बहुत कम लोग खेले आईपीएल। तो ये रेलवे से, पर आप रेलवे से खेल के आपको दुनियादारी पता लग जाती है। आपको अपने आप सब कुछ देखना पड़ता है, डोमेट्रीज़ में रुकना पड़ता है। एक डोमेट्री में 10-10, 15-15 लोग रुकते हैं। अभी तो फिर भी बहुत बेटर हो गया। जब मैं 2006-07 में खेलना स्टार्ट किया था तो डोमेट्रीज़ में रुकते थे, ट्रेन से ट्रैवल करते थे। यहाँ से बेंगलोर गए, बेंगलोर में मैच खत्म किया, शाम को ट्रेन पकड़े, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे गए, वहाँ मैच खेले उसी दिन नहीं, उसी दिन मतलब शाम को, क्योंकि आपको 4 दिन का टाइम रहता था, आप कहाँ जा रहे हो खेलने। तो रेलवे ने बहुत कुछ, बहुत अच्छा, रेलवेज़ को थैंक्स टू रेलवे जिन्होंने इतना सब कुछ दिया। बट रेलवे ने बहुत कुछ सिखाया भी कि आपको कैसे एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि हम लोग रेलवेज़ प्लेयर सब डिफरेंट जगह से होते हैं। स्टेट का क्या है, ऑलमोस्ट सब एक ही जगह से रहते हैं। रेलवेज़ का डिफरेंट जगह से रहते हैं, सबको जानना पहचानना, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। और हम लोग 2 महीने 3 महीने पहले ही मिलते हैं एक दूसरे, साल भर मिलते नहीं हैं। तो वो चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा, टीम बॉन्डिंग कैसे होती है वो बहुत सिखाती है। जर्नी तो आपकी भैया काफ़ी एक्साइटिंग रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन भी थे, बट आप अभी भी खेल रहे हो एंड कम बैक मैं भी चाहता हूँ आपका जल्दी हो भैया। थैंक यू। एंड मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है भैया हु इज़ योर पर्सनल फेवरेट, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले सर? मैंने देख के तो एक्शन अपना शेन वॉर्न जैसा ही किया था, पर वो डिफरेंट हो गया। बट मेरे लिए तो दोनों, अपने लिए, मेरे लिए दोनों लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स ऑफ द गेम है। शेन वॉर्न को मैंने स्टार्ट किया, पर अनिल भाई के साथ मैं खेला हूँ, तो मेरे लिए दोनों ही फेवरेट है। अभी अब आते हैं हम हमारे शो के लास्ट सेगमेंट पे, इसका नाम है सुपर ओवर। बेसिकली इट्स अ रैपिड फायर राउंड, ठीक है भैया? आपसे 6 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको आंसर करना उनका वर्ड में, ठीक है भैया? तो शुरू कर रहे हैं भैया। पहला क्वेश्चन है 100 करोड़ इन द बैंक और अनदर चांस टू प्ले फॉर इंडिया? प्ले फॉर इंडिया एनी टाइम। ठीक है। बैट्समैन यू वर मोस्ट अफ्रेड ऑफ? रसल। योर फेवरेट प्लेयर आउटसाइड इंडिया? डिल्स्टेन। फेवरेट फूड? राजमा चावल। व्हाट्स योर फेवरेट बॉल, लाइक गुगली, स्लाइडर, वाइडर? लेग स्पिन। लेग स्पिन, नो, ठीक है। एंड वी आर फेवरेट ग्राउंड? एडलेड, वेयर आई डेब्यू माय टेस्ट। वो हमेशा याद, हमेशा याद रहे। एंड बियान थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड बिया एंड में मैं चाहता हूँ कि आप जो यंगस्टर्स हैं, आपको देख रहे हो और हमारे चैनल को भी थोड़ा बहुत देख रहे हो, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे थोड़ा सा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बिलीव रखो अपने ऊपर, अपने हार्ड वर्क पर, अपने प्रोसेस पर। अगर हार्ड वर्क और प्रोसेस अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली विल फॉल इन प्लेस।
थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो एंड आप लोग अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट में हम और क्या ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।